नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल मन अप स्टोरीज में। दोस्तों, ये नई कहानी है जिसका नाम है प्यार या नफ़रत। दोस्तों, इस स्टोरी को शुरू करने से पहले एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन देनी है। एक नया चैनल मैंने शुरू किया है जिसका नाम है मन अप स्टोक, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या फिर जो टाइटल है उसके साथ मिल जाएगा, @ मन अप स्टॉक करके। तो उस पर जा कर के प्लीज़, उसमें छोटी छोटी मोटिवेशनल स्टोरीज़ हैं, तो आप उनको ज़रूर सुनिएगा। अगर आपको पसंद आए तो उनको लाइक शेयर करें, और यदि आपको चैनल पसंद आता है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। साथ ही साथ दोस्तों, उस चैनल में कोई कमी हो तो मुझे ज़रूर बताएं। तो चलिए अब इस नई स्टोरी को शुरू करते हैं। किशन और माता दीन की दोस्ती की लोग हमेशा मिसाल देते थे। बहुत प्यार था दोनों में। दोनों ने शादियाँ भी एक ही साथ की थी। किस्मत से दोनों ही पिता बनने वाले थे। किशन और माता दीन बहुत खुश नजर आ रहे थे। आज का दिन उनके लिए खुशियां लेकर जो आया था। आज किशन की पत्नी कला और माता दीन की पत्नी रामा दोनों ही मां बनने वाली थी। दाई अपने काम में लगी हुई थी। गांव में एक ही दाई थी। कभी कला को देखती, कभी रामा को। रामा बेटी, तेरे बच्चा शाम तक होगा, पर लगता है कला को जल्दी ही हो जाएगा, तो तू तब तक आराम कर, मैं कला को देख लेती हूँ। माता दीन को रामा का ध्यान रखने को कहकर दाई किशन के घर आ जाती है। दाई गर्म पानी करती है और भी छोटी मोटी तैयारियां करती है। कुछ देर बाद किशन के घर से बच्चे के रोने की आवाज़ आने लगी। दाई ने बाहर आकर कहा, बधाई हो किशन, बेटा हुआ है। अब तो पैसे कपड़े सब देने पड़ेगा। जाओ मिल लो कला से। हाँ काकी, जो मांगो सो मिलेगा, बस दोनों जच्चा बच्चा स्वस्थ बने रहें। किशन अपनी पत्नी कला के पास जाकर अपने बेटे को गोद में लेकर प्यार से गले लगा लेता है। कैसी है तू कला, ठीक तो है ना? कला हाँ में सिर हिला देती है। किशन उसे आराम करने का कहकर बाहर आता है और दाई से कहता है, काकी 2-3 दिन कला का ख्याल रखना, फिर मैं संभाल लूँगा, और पैसे की फिक्र नहीं करनी है। उधर माता दीन के यहाँ चांद सी बेटी ने जन्म लिया। रामा और माता दीन खुशी से फूले नहीं समा रहे थे। किशन ने अपने बेटे का नाम करण रखा था और माता दीन ने अपनी बेटी का नाम माया रखा था। दोनों ने साथ मिलकर आस पड़ोस के साथ अपनी खुशियां बांटी। किशन, तू जानता है भगवान ने तुझे बेटी क्यों दी? माता दीन बोला, हाँ जानता हूँ, ताकि हमारी दोस्ती रिश्तेदारी में बदल जाए। और दोनों हंस पड़े। देखो कितने प्यारे लगते हैं दोनों। सही कहा, नजर ना लग जाए उनकी खुशी को। वक्त के साथ साथ बच्चे बड़े होने लगे। लड़ते झगड़ते फिर एक हो जाते। करण और माया। काका देखो, करण ने मेरी गुड़िया तोड़ दी। माया दौड़कर किशन से लिपट कर रोने लगी। रो नहीं लाडो, चुप हो जा। इस बार शहर से नई गुड़िया ला दूंगा तुझे। देख करण, अब माया को तंग किया तो कान पकड़कर घर से बाहर कर दूंगा तुझे। पर बाबा, मैंने तो कुछ नहीं किया। सारी गलती तो माया। उसकी बात काट कर बोली, काका उसकी बात तो मैं न आना, झूठा कहीं का। ऊ जीभ चिढ़ाकर हंसती हुई भाग जाती है। करण माता दीन के पास जाकर, काका देखो ना, ये माया की बच्ची गलती करती खुद है और बाबा से मुझे डांट लगवाती है। बच्चों के झगड़े देखकर दोनों हंस पड़ते हैं। माया और करण किशोर अवस्था में प्रवेश कर गए थे। अब भी दोनों ही झगड़ते रहते थे। आसपास के गांव में एक ही स्कूल था, वो भी 8वीं कक्षा तक। शहर भेज सके इतनी किसी में हिम्मत नहीं थी। माया पानी भरने में और घर के कामों में रामा की मदद करने लगी। नल की कोई व्यवस्था नहीं थी, पानी पास के कुएं से लाना पड़ता था। करण अपने बाबा से का खेतों में हाथ बटाने लगा था। यौवन की दहलीज तक आते आते माया की सुंदरता के चर्चे गांव भर में होने लगे थे। माया सुन, माया सुन ना, रुक ना पगली, बहुत भाव खाती है। क्या हुआ, देख नहीं रहा बाबा के लिए खाना लेकर जा रही हूँ। तुझे तो कुछ काम धाम है नहीं। थोड़ा काका का काम में हाथ बटाया कर, आलसी कहीं का। हाँ हाँ हाँ, करण को चिढ़ाकर हंसती हुई भाग जाती है। माया जैसी बचपन में थी
वैसी ही नटखट सी शरारती, अपने रूप के जैसे ही खूबसूरत दिल की लड़की थी। वहीं करण बड़े होते होते शांत, समझदार, परिवार के प्रति प्रेम रखने वाला बड़ा ही होनहार लड़का था। दोनों परिवारों ने दोनों की शादी करने का पूरा मन बना लिया था। बस दोनों के 18 साल के होने का इंतजार था। इधर माता दीन और किशन दोनों बच्चों को लेकर सपने सजोए बैठे हुए थे। उधर करण के मन में भी माया को लेकर एहसास जाग रहे थे। करण माया को बुलाता रह जाता है और वो उसे चिढ़ाकर हंसती हुई माता दीन के पास चली जाती है। करण माया को जाता देख मुस्कुरा उठता है। पगली हमेशा बच्चों जैसी हरकतें ही करती रहती है, और वहीं रुककर उसका इंतजार करने लगता है। थोड़ी देर में माया घर जाने के लिए लौट कर आती है तो करण को देखते ही बोल पड़ी, तू यहीं खड़ा है तब से? हाँ, तुझसे बात करनी है। पर मुझे नहीं करनी, घर पर माँ इंतजार कर रही है। मुझे पानी भरने जाना है। तेरी तरह काम से जी चुराकर किसी का पीछा नहीं करती मैं। अच्छा जी, बहुत बातें आने लगी तुझे। पता है, तेरा काम अभी घर जाकर रेडियो चालू करके गाना सुनेगी और बेसुरी आवाज में गाना भी गाएगी। मैं बेसुरी? तूने मुझे बेसुरी कहा? हाँ कहा। करण को माया को छेड़ने में बहुत मजा आ रहा था। रुक जरा। माया ने पास पड़ी लकड़ी उठाई और करण को मारने दौड़ी। करण आगे आगे, माया पीछे पीछे। करण अपने खलिहान के पीछे जाकर खड़ा हो गया। बस थक गया। रुक, बताती हूँ तुझे। बेसुरा है। जैसे ही करण को मारने के लिए हाथ उठाती है, करण ने माया का हाथ पकड़कर अपनी ओर खींच लिया। माया को उसकी आस नहीं थी, इसलिए वो करण के खींचने से उसके ऊपर जा गिरी। करण की नज़रों से नज़रें मिलते ही माया को एक अजीब सा एहसास हुआ। वो झटके से अलग होकर चुपचाप खड़ी हो गई। करण भी चुपचाप खड़ा होकर माया के चेहरे को देखने लगा। फिर सकपकाकर बोला, वो मैं मुझे मुझे तुझसे कुछ दिखाना था। क्या? माया के चेहरे से साफ मालूम पड़ रहा था कि अचानक करण के सीने से लग जाने से की वजह से वो शर्म से लाल हो रही थी। आ मेरे साथ। करण उसे लेकर उस पेड़ के नीचे आता है जहां खेल कूद के वो दोनों ही एक साथ बड़े हुए थे। आंखें बंद कर। क्यों? सवाल मत कर माया। आंख बंद कर लेती है। तभी उसकी कान के पास चूड़ियों की खनकने की आवाज सुनाई देती है। खोलूं आंखें? नहीं, रुक जरा। करण उसे चूड़ियां पहनाने लगता है। तू चूड़ी लाया है मेरे लिए? मुझे देखनी है। माया बच्चों की तरह जिद करने लगी। रुक, पहना लेने दे। हाँ, अब आंखें खोलकर बता कैसी हैं। माया आंखें खोलकर देखती है। करण ने सही में बहुत ही सुंदर चूड़ियां पहनाई थी। बिल्कुल वैसी ही चूड़ियां थी जो सावन के मेले में चूड़ी बेचने वाले के साथ देखकर वो माँ से उसे लेने की जिद किया करती थी। अरे वाह, इतनी सुंदर चूड़ियां तू मेरे लिए लाया? नहीं, तेरी माई के लिए। बस तुझे तो पहना कर देख रहा था, करण ने माया को छेड़ते हुए कहा। माया यह सुनकर उदास होने लगती है तो कर्ण हंस देता है। अरे पगली, तेरे लिए ही लाया हूँ। ओ मेरे करण। माया करण के गले लग गई। करण भी उसके भोले चेहरे को देखता रह गया। दिन पर दिन रूप निखर रहा था माया का। काजल लगी बड़ी बड़ी आंखें, कोई देखे तो दीवाना हो जाए। अचानक माया को अपनी गलती का एहसास हुआ तो कर्ण से दूर होकर शर्माने लगी। मैं घर जा रही हूँ। हाँ तो जाना, किसने रोका? तेरा ही मन नहीं है मुझसे दूर जाने का। तत पागल, कहकर माया भागी और फिर रुक गई। माई चूड़ियों के बारे में पूछेगी तो क्या बोलूंगी करण? माया ने करण से पूछा। अरे, इसमें क्या चोरी है? बोल देना मैंने दिलाई है। पहले भी तो कई बार लाया हूँ। माई कहाँ कुछ बोलती है। पहले की बात और थी करण, तब हम बच्चे थे, और अब। हाँ बोल, अब क्या? बोल ना माया, अब क्या बदल गया हम दोनों के बीच? कुछ नहीं, तू पागल का पागल ही रहेगा। माया भाग जाती है। करण मंद मंद मुस्कुराते हुए माया को जाता देखता रह गया। करण और माया का प्रेम धीरे धीरे परवान चढ़ रहा था। उनके इस मेल मिलाप पर कोई पैनी नजर गड़ाए था। वो था गांव के जमींदार का बेटा हरीश।
जिसे माया की सुंदरता अपना दीवाना बना रही थी। करण माया को जाते हुए देखता रहता है, फिर खेतों में पिता की मदद करने लग जाता है। हरीश, जिसे अपने से छोटे लोगों से सदा नफरत रहती है, पहले स्कूल में भी उसका माया से अक्सर झगड़ा हो जाया करता था। तब उसे अपने आसपास करण और माया कतई बर्दाश्त नहीं होते थे। पर अब उम्र का तकाजा था। 16 वर्ष की उम्र में लड़के लड़कियों की एक दूसरे के प्रति आकर्षण की भावनाएं जागने लगती है। वही तीनों के साथ हो रहा था। हरीश को माया की सुंदरता अपनी ओर आकर्षित कर रही थी। वो उससे बात करने के लिए मिलने के मौके तलाश कर रहा था। हरीश जमींदार का बिगड़ेल लड़का था, जो एक बार ठान लिया वो हासिल चाहिए ही चाहिए। वो माया पर छुप छुप कर निगाह रखने लगा, कब और किस वक्त उसे माया अकेली मिलेगी तो वह उससे बात कर सके। एक दिन माया किशन को खाना देकर वापस आ रही थी और उस वक्त करण अपने घर गया हुआ था। हरीश ने माया का रास्ता रोक लिया। कहाँ जा रही है माया? जरा रुक जा, इतनी भी क्या जल्दी है जाने की? कभी मुझसे भी बात कर लिया कर। हरीश माया से बेशर्मी से बोला। कुएं में गिरने जा रही हूं, तू चलेगा साथ? और यह क्या रास्ता रोकने का नया नाटक है तेरा? वैसे तो कभी बात नहीं करता था, आज क्या हुआ? अरे अरे, तू तो गुस्सा होने लगी। मैंने तो बस यूं ही पूछ लिया था, तुझे बुरा लगा तो माफ कर दे, बेशर्मी से हंसते हुए हरीश ने कहा। माया वहां से चली गई। तेरी सारी हेकड़ी निकालूंगा एक दिन माया। हरीश अचानक उसके सामने शोभा आकर खड़ी हो जाती है और दोनों हाथ कमर पर रखकर हरीश से पूछती है, यह सब क्या चल रहा है हरीश? कहाँ क्या चल रहा है? कुछ भी तो नहीं। हरीश सफाई से झूठ बोल गया। तुम्हें क्या लगता है कि मैं अंधी हूं? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। देख हरीश, तेरे पर ना सिर्फ मेरा हक है। ज्यादा चालाकी मत करना मुझसे, वरना बापू से सब बता दूंगी। अरे अरे, तू तो नाराज हो गई। ऐसा कुछ भी नहीं है बापू के नाम से। हरीश घबरा कर बोला। तू तो मेरी सबसे अच्छी दोस्त है, तुझसे झूठ काहे बोलूंगा। अच्छा, चलता हूँ, एक जरूरी काम से जाना है। हरीश झूठ बोलकर वहां से चला जाता है। हरीश के पिता होशियार और शोभा के पिता सोमपाल मिलकर कारोबार करते थे। इस कारोबार में दोनों बराबर के हिस्सेदार हैं। शोभा के पिता के पास होशियार से कहीं ज्यादा संपत्ति थी। शोभा के पिता सोमपाल की पत्नी सोमवती अपने माता पिता की इकलौती संतान थी, इसलिए सोमवती के माता पिता की संपत्ति भी सोमपाल को ही मिली। उससे वो होशियार से ज्यादा धनवान हो गया। शोभा भी इकलौती संतान थी। हरीश 2 भाई और 1 बहन थे। बड़ा भाई बहुत ही समझदार और पढ़ने में तेज था। शहर पढ़ने गया और एक दुर्घटना का शिकार होकर इस दुनिया से चला गया। इसलिए हरीश को होशियार ने शहर पढ़ाई करने के लिए नहीं जाने दिया था। बहन बड़ी थी, उसकी शादी हो चुकी थी। होशियार एक लालची किस्म का इंसान था, इसलिए उसने बचपन से ही हरीश और शोभा का रिश्ता पक्का कर दिया था। इसलिए शोभा उस पर अपना एकाधिकार समझती थी और बात बात में बापू की धमकी देकर हरीश को दबाती थी। होशियार की पत्नी हेमा ने हरीश को समझाते हुए कहा, अगर उसकी वजह से नाराज होकर सोमपाल ने यह रिश्ता तोड़ दिया तो उसके बापू उसे घर से निकाल देंगे। यही कारण था हरीश शोभा को देख कर सकपका गया था और सफाई से झूठ बोलकर वहां से निकल गया। प्यार सिर्फ माया और करण के बीच में जन्म ले रहा था। शोभा तो पिता के द्वारा तय रिश्ते को ही प्यार समझ रही थी। हरीश मतलब के लिए शोभा से अपनापन दिखा रहा था। हरीश शोभा को बहला कर चला गया था। शोभा गुस्से में बड़बड़ाती हुई वहां से घर के लिए चली और रास्ते में अचानक से करण से टकराकर गिरने लगी तो करण ने उसे संभाल लिया। करण से आंखें मिलते ही शोभा एक क्षण के लिए सुध बुध खो बैठी। अजीब से एहसास दिल में हिलोरे लेने लगा। तुम ठीक तो हो? चोट तो नहीं लगी? करण की आवाज से शोभा हड़बड़ा गई। नहीं नहीं, चोट नहीं लगी, मैं ठीक हूँ। करण वहां से चला गया, पर शोभा तब तक उसे देखती रही जब तक करण आंखों से ओझल नहीं हो गया। यह कैसा एहसास हुआ मुझे? ऐसा लगा जैसे मन में तरंगे उठने लगी थी। हरीश के साथ मुझे कभी ऐसा नहीं लगता। कुछ तो बात है करण में।
तभी माया उसकी दीवानी हो रही है। इधर हरीश माया के पीछे पड़ा हुआ था, उधर शोभा के मन में करण का एहसास रोमांच जगाने लगा था। उसका मन फिर से करण को देखने के लिए बेचैन हो रहा था। करण इस सब से बेखबर अपनी जिंदगी से खुश होकर गीत गा रहा था, साथ ही साथ बड़ी मधुर बांसुरी बजा रहा था। वाह क्या बात है, ऐसा लग रहा है हुजूर तो पूरे मजनू बन गए हैं। सही कह रहा हूं ना करण? अरे महेश, अरे ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं तो बस यूं ही हड़बड़ा कर करण बोला। महेश से करण हर बात शेयर किया करता था। वहीं एक अमराज था जिसे करण के दिल का हाल पता है। और बता, कहाँ तक पहुंची बात? माया ने कुछ कहा तुझसे? नहीं कहा तो कह देगी। आंखों में दिखाई देता है जो उसके मन में है। सुन करण, हरीश पर नजर रखियो, उसके ढंग सही नहीं लग रहे। माया का पीछा करता फिरता है। देखा है मैंने भी। मेरे होते हुए हाथ भी लगा कर देखे माया को, उसकी सब हेकड़ी निकाल दूंगा। तभी माया आती दिखाई देती है। लो आ गई, अब दोनों मिलकर गीत गाओ, मैं चलता हूँ। महेश माया को देखकर चला जाता है। क्या हुआ अचानक? तेरा मुंह क्यों लटक गया? अभी तो बड़ा बातें कर रहा था उस महेश से, मुझे देखकर चुप हो गया। मेरा आना अच्छा नहीं लगा तो वापस जा रही हूँ। माया वापस जाने के लिए मुड़ी, वैसे ही दौड़कर करण ने उसे पकड़ लिया। अरे रुक, तुझसे मिलने के लिए ही तो यहाँ पर आकर बैठता हूँ, और तू है कि मेरी बात सुने बिना ही चल दी। तो बोल क्या हुआ? वो हरीश के बारे में कह रहा था महेश। कल देखा उसने उसे तेरा रास्ता रोकते हुए। ओह, यह बात है। अरे उसे मैंने ही रोका था, बस उससे बात करने का मन हुआ तो। माया ने करण को छेड़ने के लिए झूठ बोला। यह तू क्या कह रही है? तूने क्यों रोका? तुझे पता नहीं कितना बेकार है वो। अरे वो तेरे लिए बेकार होगा, मुझे तो वो बड़ा ही सुंदर लगता है। लंबा है, गोरा है, पैसे वाला है। माया करण के चेहरे पर जलन के भाव देखकर बहुत खुश हो रही थी। अच्छा ऐसी बात है तो यहाँ क्या करने आई है? जा उसी के पास जा, वो लंबे गोरे के पास। करण नम होती आंखों को छिपाने की कोशिश करता हुआ घूम कर खड़ा हो गया। माया को करण की आंखों में आंसू देखकर अपनी गलती का एहसास हुआ। अरे अरे तुम तो बुरा मान गए। ये कर्ण, माफ कर दे। कर्ण कुछ नहीं बोला। यह तो सही में गुस्सा हो गया। माया मन ही मन बोली। उसे खुद पर गुस्सा आने लगा था। फिर वो उसे मनाने के लिए गीत गुनगुनाने लगी। यूं ही रूठे रहोगे तुम हमसे, जान निकल जाएगी। करण माया के मुंह पर हाथ रखकर कहता है, फिर से ऐसा मत कहना, तुझसे पहले मेरी जान निकल जाएगी। ओ करण। माया करण के गले लग जाती है। मुझे माफ कर देना। इधर शोभा करण से मिलने के बहाने ढूंढने लगती है। कुछ सोचकर उसकी आंखों में चमक आ जाती है। उसे याद आया करण बहुत ही मधुर बांसुरी बजाता है। हर जन्माष्टमी को मंदिर में करण ही बांसुरी बजाता है। वो दौड़कर सोमपाल के पास गई। बापू, बापू मुझे बांसुरी बजाना सीखना है। ये क्या नई मांग लेकर आ गई? कोई बांसुरी बजाना नहीं सीखना, घर के काम सीख। माँ का हाथ बटाया कर घर के कामकाज में। सोमपाल के मना करने पर भी शोभा जिद लेकर बैठ गई कि बांसुरी सीखना है तो सीखना ही है। उसने खुद को कमरे में बंद कर लिया। शोभा, यह कैसा हठ है? कौन सिखाएगा तुझे बांसुरी? गांव में किसे बांसुरी बजाना आता है? चल बाहर आ जा बिटिया रानी। सोमपाल ने बहुत कोशिश की पर शोभा बाहर नहीं आई। सुनो शोभा के बापू, मान जाओ शोभा की बात, सीख लेने दो बांसुरी। 17 साल की हो गई है, कुछ दिन में सासरे चली जाएगी, फिर मन की कर पाएगी क्या? एक ही तो औलाद है हमारी, कुछ कर वर लिया तो क्या करेंगे? शोभा मन ही मन बहुत खुश हो रही थी कि माई की बातें सुनकर। इकलौती बेटी रही है, पैसों की कोई कमी नहीं रही, हर जिद पूरी हुई थी। आज तक यह कैसे न हो सकती? अच्छा बिटिया, तुम जीती हम हारे, अब बाहर आओ और बताओ कहाँ सीखना है तुम्हें बांसुरी। शोभा तुरंत दरवाज़ा खोलकर बापू के गले लग जाती है। मेरे अच्छे बापू। बस बापू, माई कुछ नहीं, सोमवती बोली। माई, तू तो शुरू से ही बहुत अच्छी है,
हमेशा मेरे दिल की करती है। बस बापू खड़ूस हो जाते हैं। फिर सब हंसने लगे। बापू, करण बहुत अच्छी बांसुरी बजाता है, मुझे भी बांसुरी सीखना है। कौन? वो किशन का बेटा। हाँ बापू। तू पागल हो गई है क्या? अब भी सोमवती तुम वही कहोगी जो ये कह रही है? एक जवान लड़के से यह बांसुरी सीखेगी तो गांव वाले क्या कहेंगे? होशियार की अमानत है ये। उसको क्या जवाब दूंगा कि उसकी होने वाली बहू किसी दूसरे छोरे से बांसुरी सीख रही है? कौन किसको जवाब देगा भाई? क्या बात है, बड़ी बहस हो रही है। तभी होशियार आ जाता है। राम राम भोजी। क्या बात है शोभा बिटिया, क्यों परेशान है? सोमपाल सारी बातें बताता है। बस इतनी सी बात? अरे उस छोरे की क्या मजाल जो हमारी होने वाली बहू की तरफ आंख उठाकर देखे। सीखने दो शोभा को, पर उसे घर के भीतर ही बुलाना सिखाने के लिए, समझे ना? हाँ ठीक है, धन्यवाद काका। मन ही मन शोभा बहुत खुश थी। घर पर ही रही सही, वो ज़्यादा से ज़्यादा वक्त करण के साथ बिता सकेगी। सोमपाल ने किशन पर दबाव डालकर करण को घर भेजने के लिए मना लिया। करण शोभा को बांसुरी बजाना सिखाने लगा, पर वो तो सीखने की बजाय बस उसे ही देखती रहती। शोभा, तुम्हारा ध्यान कहाँ है? अगर ऐसे करोगी तो कल से मैं नहीं आऊँगा तुम्हें बांसुरी सिखाने। ध्यान इधर ही है करण। अच्छा फिर से बताओ कैसे पकड़ना है? शोभा को तो बहाना चाहिए था करण को पास रखने का। उसका पागल बढ़तापन जा रहा था, जिसकी भनक पता नहीं कैसे होशियार को हो गई। दोस्तों इस पार्ट को हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। मिलते हैं इसी कहानी के नेक्स्ट पार्ट में। तब तक दोस्तों आप कमेंट करके बताइए ये कहानी आपको कैसे लगी। यदि कहानी पसंद आई हो तो उसे लाइक शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और साथ ही साथ दोस्तों यदि किसी भी तरीके का कोई भी प्रश्न हो तो आप मेरा व्हाट्सअप चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। अगर आपको किसी भी प्रकार के प्रश्नों पर के उत्तर चाहिए तो कमेंट ज़रूर करें। धन्यवाद दोस्तों।